हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वंदे मातरम आप सभी को। तो देखो दोस्तों, अपन साझेदारी पढ़ रहे थे और 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई इसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो अपन ने साझेदारी में 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज बात करते हैं अपन तीसरे पार्ट की। तो देखो 2 पार्टों में अपन ने पढ़ा क्या था, थोड़ा सा वो समझा देता हूँ मैं आपको, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे साझेदारी। ध्यान से समझना, 2 पार्ट मैंने कराए थे और उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी उन्हीं से रिलेटेड आज भी अपन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि लाभ कैसे निकालते हैं। तो लाभ कैसे निकाला जाता है, जो भी पूंजी है उस पूंजी को अपन किससे गुणा करते हैं, समय से। लाभ अपन को निकालना, तो लाभ के लिए अपन क्या करते हैं, पूंजी को किससे गुणा करेंगे, अपन समय से। और इसी प्रकार 2 चीजें और बताई थी कि यदि लाभ निकालना तो ये सूत्र होता है, और यदि पूंजी आपको निकालनी हो तो पूंजी के लिए सूत्र होगा आपका लाभ बटा में समय। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, ये आपको आने चाहिए। दूसरा सूत्र, यदि पूंजी आपको निकालनी हो तो लाभ बटा समय होता है, और इसी प्रकार यदि आपको समय निकालना हो तो समय का सूत्र होता है लाभ बटा पूंजी। ये 3 सूत्र आपको आने चाहिए। और इस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था लास्ट की क्लास में, दूसरे पार्ट में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जो इन्हीं सूत्रों से होना था वो। तो आपको क्या पढ़ाया था मैंने अब तक कि लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ के लिए जो भी पूंजी लगा रहे हो उसको समय से गुणा करोगे तो मान किसका आएगा, लाभ का। दूसरी बात, पूंजी निकालनी हो तो पूंजी का सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा समय, और समय निकालना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा में पूंजी। तो ये सूत्र आपने पढ़े होंगे और उम्मीद करता हूं आपने वो दोनों वीडियो भी अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखो इन्हीं सूत्रों पे एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं और आपको करा रहा हूं, ध्यान से समझो। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास। देखो समझो, पहला क्वेश्चन है कि ए, बी व सी ने 1:2:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए, बी, सी ने 1:2:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया तथा वह पूंजी 1:2:3 समय के लिए लगाई समय के लिए लगाई। तो बताओ वह अपने लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। वह अपने लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। यह आपका पहला क्वेश्चन है कि एबीसी है, उन्होंने जो पूंजी लगाई है वो 1:2:3 के अनुपात में लगाई है, और समय भी कितने समय के लिए लगाई है, वो भी 1:2:3 अनुपात के समय के लिए लगाई है। तो आपको देखो सिंपल सा क्या पूछा, लाभ का अनुपात। अब आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि लाभ निकालने के लिए क्या करना होता है। तो लाभ के लिए मैंने अभी बताया, लाभ निकालना हो तो करेंगे क्या, पूंजी को किससे गुणा करोगे आप, समय से। तो देखो आपको दोनों चीजें क्वेश्चन में दी है। यदि बात करें पूंजी की तो पूंजी का मान एबीसी का आपको दे रखा है, वो दे रखा है 1:2:3। यह आपको पूंजी का अनुपात दे रखा है। इसी प्रकार बात करें समय की तो समय का अनुपात भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और वो भी कितना आपका 1:2:3। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा वो क्या पूछा है, लाभ। तो दोस्तों लाभ कैसे निकलता है, पूंजी को किससे गुणा करते हैं अपन, समय से। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, पूंजी इंटू में क्या करते हैं अपन, समय। तो बस वही तो काम करना है। आपको पूंजी का मान भी पता है, समय का मान भी पता है, गुणा कर दो आपका लाभ आ जाएगा।
तो यदि पहले की एक की बात करें तो एक की पूंजी एक है और समय भी कितना है एक, तो लाभ भी कितना आएगा एक को एक से गुणा करोगे कितना आ जाएगा एक। इसी प्रकार बी की बात करें तो बी की पूंजी कितनी दो, समय भी कितना दो, तो दो को दो से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4। और सी का लाभ निकालोगे तो 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 9। तो एबीसी के लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा आपका 1:4:9 आ जाएगा। तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आपको इसी प्रकार करना है। आपको ये अनुपात देके भी पूछ सकता है, यहाँ पर रुपयों में देकर भी पूछ लेता। तो बस आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, लाभ निकालना हो तो क्वेश्चन में देखो पूंजी और समय आपको दिया हुआ मिलेगा, और जो पूंजी और समय दे रखा है उन दोनों को गुणा कर दोगे तो आपको किसका मान आ जाएगा, लाभ का मान आ जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया होगा। तो देखो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और करा देता हूं, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपके, सरल सा क्वेश्चन था। देखो दूसरा क्वेश्चन, ए बी व सी ने 4:6:9 के अनुपात में पूंजी निवेश की। अब पूंजी निवेश कहां पे होती है, व्यापार में। तो एबीसी ने कोई भी व्यापार था उसमें 4:6:9 के अनुपात में पूंजी निवेश की, तथा अंत में उनको 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो बताओ वह पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, कितने समय के लिए निवेश की। यह आपका क्वेश्चन है। एबीसी है, उसने 4:6 के अनुपात में पूंजी लगाई है, और पूंजी लगाने के बाद में लाभ मिला, वो किस अनुपात में मिला है, 2:3:5 के अनुपात में। तो आपसे मान किसका पूछा है, समय का। तो दोस्तों मेरे को ये बताइए, समय का सूत्र मैंने क्या लिखाया था, समय बराबर क्या होता है आपका, लाभ बट्टा में क्या आता है, पूंजी। यही होता ना समय का सूत्र, कि लाभ के मान में यदि आप पूंजी के मान का भाग दोगे तो मान किसका आएगा, आपका समय का। तो वही काम यहां पर करना है। आपको क्वेश्चन में लाभ भी दे रखा और क्या दे रखी है, पूंजी। तो देखो लाभ क्या दे रखा है, अब देखो यहां पर ये समझो कि लाभ में पूंजी का भाग देना है। तो आप लाभ का मान पहले लिख लो और पूंजी का मान बाद में लिख लो। तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में जो लाभ का मान दिया है वो एबीसी का आपको दे रखा है। लाभ का अनुपात ये दे रखा कि 2:3:5 के अनुपात में लाभ हुआ। तो लाभ का अनुपात कितना है, 2, 3 और 5। इसी प्रकार यदि आप पूंजी का अनुपात देखोगे तो पूंजी का अनुपात आपको ये दिया 4:6:9। यह आपको पूंजी का अनुपात दे रखा, आपको अनुपात किसका पूछा है, समय का। तो समय के लिए आप जानते हो लाभ में किसका भाग देना, पूंजी का। तो आप भाग दे दीजिए नॉर्मल से। लाभ में पूंजी का भाग दोगे तो लाभ तो ऊपर और पूंजी वाला मान नीचे, तो 2/4। इसी प्रकार बी के लिए देखोगे तो बी की लाभ कितना है, 3, और पूंजी कितनी है, 6, तो 3/6। और सी के लिए देखोगे तो 5 और बट्टा में कितना, 9। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 के पाड़े से इसको काट दोगे एक बार, ये कितनी बार, 2 बार। 3 के पाड़े से एक बार, ये कितनी बार, 2 बार। ये मान कटेगा नहीं। तो आपका जो रेशियो आया वो आया कितना, 1/2, अनुपात 1/2, और अनुपात कितना, 1/9।
इतना अनुपात आया, जबकि यह आपका आंसर नहीं है। आपको अनुपात समानुपात में मैंने बताया था कि अनुपात है वो कभी भिन्न में नहीं लिखे जाएंगे। यदि भिन्न में भी है तो आपको ऑप्शन में कभी भिन्न में मिलेंगे नहीं, तो आप उसको सरलतम अनुपात बनाइए। और भिन्न के अनुपात को सरलतम कैसे बनाते हैं वो अनुपात में मैंने अच्छे से समझाया था। तो यहां पर देखो, सरलतम बनाने के लिए मैंने यही बताया था कि बट्टा में जो भी मान होता है इनका गुणा कर लिया करो या इनका एलसीएम निकाल लिया करो। तो देखो 2 और बट्टा में कितना आपका 9, एक तो 2 की यहां पर 2 है, यहां पर 2 और यहां पर कितना है 9। तो मेन चीज है कि आपको बट्टा वाला मान हटाना है। और बट्टा वाला मान कब हटेगा, जब यहां पर आप ऐसा नंबर लिखो जो 2 से और 9 से कटे। तो 2 और 9 से कटने वाला नंबर है क्या, तो 2 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होता है 18, तो 18 से आप इनको गुणा कर दो, इसको भी 18 से गुणा कर दो, इसको भी 18 से गुणा कर दो और इसको भी 18 से। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यदि बट्टा में मान आ जाए तो आप ऐसा नंबर लिया करो जो इन बट्टा में जो भी नंबर है इनसे वो कट जाए। सभी नंबरों से कटना चाहिए। तो 18 मैंने लिया, वो 2 से भी कट जाएगा, इस 2 से भी कट जाएगा, इस 9 से भी कट जाएगा। यदि आप और नंबर लेना चाहते हो, जैसे 36 ले लिया, 36 लोगे तो भी ये 2 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो कोई भी नंबर ले लो, बस ये बट्टा वाले नंबर से कट जाना चाहिए। तो यहां पर देखो काट दोगे तो 2 को 18 से काट दोगे 9 बार, तो यहां पर कितना आ जाएगा 9। यहां पर भी 2 को 18 से काट दोगे 9 बार, तो यहां पर भी कितना 9। और यहां पर 9 को 18 से काट दोगे 2 बार, तो यहां पर कितना 2। तो आपके समय का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 9 अनुपात 9 अनुपात कितना आएगा 2। ये आपका क्वेश्चन था, समय का अनुपात पूछा था। समय का सूत्र आप जानते हो, लाभ बट्टा पूंजी होता है। क्वेश्चन में आपको लाभ का मान और पूंजी का मान दोनों का दिया था। तो लाभ में यदि पूंजी का भाग देते तो समय का मान आता, भाग दिया तो मान बट्टा में आया। बट्टा वाला मान हटाना है तो नीचे हर में जो भी नंबर दे रखे हैं, अंश और हर जानते हो आप, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, तो हर में जो भी मान आपको दे रखा है इनसे कटने वाला एक नंबर आपको सोचना है। तो वो नंबर आपका 18 था। 18 से सभी नंबरों को गुणा कर दिया तो आपका अनुपात कितना आ गया 9 अनुपात 9 अनुपात 2। इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर अपन एक बेहतरीन टाइप सीखने जा रहे हैं। पहले इसको नोट कीजिए, फिर एक अच्छी सी टाइप स्टार्ट करेंगे, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। कर लिया नोट। तो देखो अब तीसरा क्वेश्चन, आगे जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे वो जो एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं इसी टाइप से करेंगे। बहुत अच्छी टाइप और साझेदारी के अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझना। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ये है कि ए व बी ने क्रमशः 50,000 रुपये व 20,000 रुपये, 50,000 रुपये व 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 50,000 रुपये और 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया तथा एक काम भी करता है, तथा एक काम भी करता है, इसलिए वह कुल लाभ का, इसलिए वह कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में 20% सैलरी के रूप में लेता है। एक काम भी करता है इसलिए वह कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में भी लेगा तथा शेष लाभ को वह पूंजी के अनुपात में बांटते हैं।
शेष लाभ को वह पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। शेष लाभ को वह पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये ज्यादा मिले, ए को बी से 38,000 रुपये ज्यादा मिले, तो कुल लाभ ज्ञात करो। तो कुल लाभ ज्ञात करो। यह आपका क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है कि ए और बी है, वो क्रमशः 50,000 और 20,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए काम भी करता है, इसलिए वह 20% है, कुल लाभ का 20%। इनकम मतलब आपकी पेमेंट सैलरी के रूप में भी लेता है, और शेष जो रुपये बचेंगे उनको वह दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। तो इस कारण ए को 38,000 रुपये ज्यादा मिले बी से। तो आपको बताना कुल लाभ है कितना। तो देखो ध्यान से दो बातें यहां पर समझो। पहली बात तो यह है, देखो दोस्तों, कि ये एक काम भी करता है, इसलिए वह कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है, साझेदारी है, इसमें दो प्रकार के साझेदार होते हैं। पहला, एक तो सक्रिय साझेदार होता है और एक निष्क्रिय साझेदार होता है। दो पार्ट होते हैं साझेदार के, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। देखो इस बात को समझो, एक तो सक्रिय साझेदार होता है, एक निष्क्रिय साझेदार होता है। इनका मतलब क्या है? देखो सक्रिय साझेदार का मतलब केवल इतना सा है कि जो सक्रिय साझेदार होगा, ये कोई भी व्यापार है इसमें पूंजी लगाएगा, और पूंजी लगाएगा साथ में इसमें वो काम भी करेगा। कोई भी व्यापार है, इसने कोई भी व्यापार शुरू किया तो उसमें यह पूंजी भी लगाएगा और काम भी करेगा। और जो निष्क्रिय साझेदार होता है, ये केवल क्या करता है? केवल पूंजी लगाता है, काम नहीं करता। केवल पूंजी लगा देगा किसी भी व्यापार में, लेकिन काम नहीं करेगा। तो यहां पर देखो आप अच्छे से इसमें समझ सकते हो कि ए और बी दो साझेदार थे। अब क्वेश्चन में बोला कि ए काम करता है, इसलिए कौन सा साझेदार हो गया? सक्रिय, क्योंकि इसने पूंजी भी लगाई है और क्या कर रहा है? काम भी कर रहा है। जबकि बी है, ये आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया काम कर रहा है, इसने केवल क्या लगाई है? पूंजी। तो ये कौन सा साझेदार हो जाएगा? निष्क्रिय। तो जो साझेदार पूंजी और काम दोनों करेगा, तो आपको पता है कि काम के बदले तो वो पेमेंट चाहेगा। तो ए ने यही बोला कि मैंने काम भी किया है, इसलिए मेरे को करना क्या है? जो कुल लाभ होगा उसका 20% सैलरी के रूप में मेरे को चाहिए। कुल जो भी लाभ हो उसका 20% चाहिए। मान लो इनको लास्ट में 10,000 रुपये का लाभ हुआ होगा, तो 10,000 का 20% जो होगा वो एक को सैलरी के रूप में दिया जाएगा। फिर जो रुपये बचेंगे उन दोनों को ये दोनों आपस में बांटेंगे, और बांटेंगे भी किस अनुपात में? ये पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो देखो ध्यान से इसको समझो। पहली बात ये क्लियर हो गई होगी आपको कि ए काम करता है और ये कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में क्यों लेता है? इसलिए लेता है क्योंकि ये कौन सा साझेदार है? सक्रिय साझेदार है। इसने पूंजी भी लगाई और काम भी कर रहा है। बी को सैलरी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि बी केवल क्या लगा रहा है? पूंजी लगा रहा है। तो इतनी बात आप समझे होंगे। अब देखिए आगे, ध्यान से इस बात को समझो। देखो एक दूसरा पॉइंट और समझा देता हूं जो इसमें काम आएगा, और उम्मीद है वो आपको आता भी होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी एक राशि है, इसको मान लीजिए कि 3:5 के अनुपात में बांटना है। कोई भी एक राशि दे रखी है, इसको 3:5 में बांटना है। तो आप कैसे बांटते हैं? देखो कई तरीके से अपन इसको सरल कर सकते हैं। कोई भी एक राशि है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर लिख दूं कि 32 रुपये है। इसको ध्यान से समझना, अनुपात में मैंने समझा भी दिया है, बल्कि नहीं आ रहा फिर भी तो मैं दोबारा से बता रहा हूं कि 32 रुपये को 3:5 में कैसे बांटे। तो देखो पहला तरीका तो ये होता है कि कुल रुपया आपके कितने हैं? 32। तो अनुपातों से भी कुल करो, अनुपातों से कुल करोगे कितना आएगा? 3 और 5 कितना? 8। मतलब देखें अपन कि इन दोनों को 32 रुपये मिले थे, लेकिन अनुपात में देखोगे तो एक को इसको 3 रुपये मिले, इसको 5। तो अनुपातों में दोनों को मिलाकर कितने मिले? 8।
तो आप ऐसे कर सकते हो कि अनुपात में 8 मिले हैं जबकि रुपयों में कितने 32, तो 1 का मान निकाल लो, 32 बट्टा में 8 बराबर कितना आ जाएगा 4। 1 का मान 4 है तो इस 3 का मान बताओगे तो 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 12, और 5 का मान निकालोगे तो इसको 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 20। ध्यान से इसको समझना, ये चीज यहां पर काम आएगी इस क्वेश्चन में, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। तो यहां पर देखो आपको 32 रुपए थे, 3:5 में बांटना था, तो आपको पता चल गया 1 का मान 12 आ गया और b का 20 आ गया। लेकिन ध्यान से एक बात समझो, यहां पर आपने ऐसे बांट लिया, इसी चीज को देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 32 रुपये इसको 3:5 में बांटना है, तो देखो आप ऐसे कर लिया करो, जो चीज वहां पर की है उसी को मैं ऐसे कर रहा हूं कि 32 रुपये कुल है, इसको बांटना है, और यदि पहले का ही हिस्सा आपको निकालना है तो करो क्या, ये 32 रुपये कुल है, मतलब कुल रुपए दोनों को मिलाकर कितने मिले हैं 32, तो आप कुल जो मान है उसी का भाग दो, मतलब अनुपातों का भी कुल कर लीजिए और उसका भाग दो, तो 3 और 5 कितना आपका 8, तो भाग किसका दे दो 8 का। 32 रुपये कुल रुपए थे, इन दोनों को मिलाकर 32 मिले, तो अनुपात में दोनों को मिलाकर कितने मिले 8, और फिर यदि 1 का हिस्सा चाहिए तो 1 के हिस्से से गुणा कर दो। इसी प्रकार यदि b का मान आपको इस दूसरे का मान चाहिए तो 32 रुपये है, और कुल कितना है 8, और b का हिस्सा चाहिए तो किससे गुणा कर दो 5 से। ऐसे करोगे तो 8 4 32 और 4 3 कितना 12, 8 4 32 और 5 4 कितना 20, तो यहां पर भी आपका मान कितना आ गया 12 और 20 आ गया। तो आप इस चीज को ऐसे भी बांट सकते हो, ऐसे भी बांट सकते हो। अब देखो मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, आपको उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। तो देखो मैं क्यों समझा रहा हूं, आप मेरे को एक बात बताना, यदि ऐसे रुपये आ गए तो आप किसी भी प्रकार से बांट लोगे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि 8 रुपये है, इसको 1:2 में बांटिए, 8 रुपये को 1:2 में बांटिए, तो आप किसी भी तरीके से यदि बांटने जाओगे तो आप यहां पर देखोगे कि 1 और 2 मिलकर कितना हो गया 3, तो अनुपातों में कुल मिलाकर 3 हुआ, जबकि यहां पर कितने दे रखे हैं 8 दे रखे हैं, तो 1 का मान निकालोगे तो 8/3 आएगा। 1 का मान कितना आ गया आपका 8/3, तो 8/3 मान आ गया, तो आपको पता है कि 8 में किसका भाग नहीं जा रहा 3 का भाग नहीं जा रहा, और भाग नहीं जाएगा तो मान जाएगा किसमें पॉइंटों में, तो ये मान पॉइंटों में नहीं जाए, तो इसके लिए अपन क्या करें, देखो ध्यान से यहां पर इस क्वेश्चन में मैं आपको यही समझाऊंगा कि यदि ये रुपया आपको एग्जैक्ट नहीं दे रखे हैं, यदि 8 रुपये इसको 1:2 में आपको बांटना है, जबकि यहां पर मैं रुपये की बात कर रहा हूं, 8 रुपये को 1:2 में बांटना है, तो आपको पता कि 8 में 3 का भाग नहीं गया था, तो आप ऐसा नंबर कौन सा ले कि उससे ये क्वेश्चन पॉइंटों में नहीं जाए, तो वो बात देखो इस क्वेश्चन में समझना आप ध्यान से। इसी बात को मैं इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं, यहां पर समझाने से अच्छा है क्वेश्चन में समझा दे। तो मैंने केवल अब तक ये 2 ही बातें आपको इस क्वेश्चन में समझाई है कि ए सैलरी क्यों लेता है, क्योंकि वो सक्रिय साझेदार है। दूसरी बात, रुपयों को कैसे बांटते हैं, कुल रुपये दे रखे तो अनुपातों का भी कुल करके उसमें भाग देके अपन बांट लेते हैं। तो देखिए आपको ए और बी पूंजी का मान आपको दे रखा कि ए ने कितने रुपए लगाए हैं 50,000 और बी ने कितने रुपए लगाए हैं 20,000। तो पहले तो इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लीजिए, तो देखो 4 0 से 4 0 कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया 5:2। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखोगे तो ही समझ पाओगे। एक क्वेश्चन समझ गए तो गारंटी है कभी इस जिंदगी में इसको भूलोगे नहीं। तो देखो इन दोनों की पूंजी का जो अनुपात आ गया वो किस अनुपात में आ गया 5:2 में। अब आपको क्वेश्चन में देखो 2 बातें बोली है कि वह शेष लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में, मतलब जो भी शेष लाभ होगा वो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो पूंजी का अनुपात आपने निकाल लिया, कितना आया 5:2 आया। तो ये 5:2 में शेष लाभ को बांटेंगे। अब बात यह है कि शेष लाभ होगा कितना, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में यहां पर बोला कि ए को कुल लाभ का कितना % मिल रहा है 20%। तो ध्यान से इधर देखिए, यदि मैं बात करूं कुल लाभ की, एक तो कुल लाभ होगा, एक आपकी एक की सैलरी होगी, और एक आपका जो शेष लाभ बचेगा वो होगा। ये 3 बातें यहां से निकल के आएगी। किससे निकल के आएगी, केवल इस 20% से,
क्वेश्चन में बोला कि कुल लाभ का 20% वो सैलरी के रूप में लेता है। तो देखो 20% की बात करें तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो आपको बोला कि कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है, तो 20% का मतलब 1/5 हुआ। तो 1/5 में आपको यही देखना कि बट्टा वाला जो मान है वो मान होगा कुल लाभ का। किसका होगा? कुल लाभ का। क्यों होगा? क्योंकि आप ये देखो इस 20% की तुलना किससे है? कुल लाभ का 20%, तो 20% किसका है? कुल लाभ का है। तो जिससे तुलना होती है वो मान बट्टा वाला होता है। तो कुल लाभ का 20%, तो बट्टा में जो 5 है वो क्या हो जाएगा? इनका कुल लाभ हो जाएगा। तो 5 रुपए यदि कुल लाभ है तो सैलरी 5 में से कितने रुपए लेगा सैलरी के रूप में? 1 रुपया। तो शेष लाभ बचा कितना आपका? 4। कुल लाभ आपका 5 था, 1 रुपया सैलरी के रूप में ले लेगा, तो शेष लाभ कितना बचा आपका? 4 रुपए। अब यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या समझना है। शेष लाभ आपके सामने आ गया 4। क्वेश्चन में यही बोला है कि शेष लाभ उसको पूंजी के अनुपात में आपको बांटना है। किसके अनुपात में? पूंजी के अनुपात में। शेष लाभ बचा कितना आपका? 4। तो इस 4 को इस 5:2 में बांटना है। 4 को किस में बांटना है? 5:2 में। तो मेरे को दोस्तों एक बात बताओ, यदि ये 4 रुपये है, इसको आप 5:2 में बांट रहे हो, जबकि ध्यान देना देखो ये रुपयों में मान नहीं है, ये सब मान किस में है? यूनिट में। जब मान रुपयों में दे दे तो फिर ऐसे ना कर देना, रुपयों में कभी नहीं होगा। रुपयों में आ जाएगा तो जो रुपये दे रखे हैं आपको उसी प्रकार बांटने होंगे, लेकिन रुपये नहीं दे, आपको यूनिट में मान दे दे। परसेंटेज था तो परसेंटेज से जो फ्रैक्शन बनती है वो फ्रैक्शन हमेशा किस में चलती है? यूनिट में। तो यूनिट में मान दे दे तो फिर अपन ऐसा काम कर सकते हैं। 4 को देखो 5:2 में बांटना है, तो आप यहां पर देखोगे तो कुल रुपये कितने हैं? 4। 4 को 5:2 में बांटना, तो अनुपातों का कुल किया कितना है? 7। तो 7 का मान कितना आपका? 4। 1 का मान निकालोगे कितना आएगा? 4/7। तो आप यहां पर देखोगे तो 1 का मान निकाल रहे हो तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। पूरा भाग नहीं जाएगा तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, और कैलकुलेटिव होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो कैलकुलेटिव ना हो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय देखो ये है कि यहां पर आपको पता है कि 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 5 और 2 7 होगा, और बट्टा में मान किसका आएगा? हमेशा ये 7 ही रहेगा। यहां पर देखो 4 रुपये थे तो 7 यूनिट का मान 4 है। यदि यहां पर 4 रुपये की जगह 10 रुपये कर देता तो भी आप क्या करते? अनुपातों का योग करते 7। 7 के बराबर कितना लिखते? 10। तो 1 बराबर कितना आता? 10/7। तो बट्टा में मान कितना आता? 7। तो ऐसा नंबर ऊपर वाला होना चाहिए जो किससे कट जाए? 7 से। जब ऊपर वाला नंबर ऐसा हो जो 7 से कट जाए तो नंबर आपका पॉइंटों में नहीं जाएगा। तो आपको ऐसा एक नंबर सोचना है जो इसके योग से कट जाए। रुपयों को 5:2 में बांटना, 5:2 में बांटने का मतलब इनका कुल योग कितना हुआ? 7। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 से कटे, लेकिन ये 4 तो कटता नहीं है। तो आप 4 को ऐसे नंबर से गुणा कर लो कि ये 7 से कट जाए। 4 को ऐसा नंबर बना लीजिए कि ये 7 से कट जाए। तो देखो वो नंबर बनाना बहुत ईजी है। आपको 5:2 का मतलब कुल मान 7 होगा तो 7 से कटना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं? इसी नंबर को 7 से गुणा कर देता हूं, और 7 से गुणा करोगे तो 4 7 कितना हो जाएगा? 28। क्या 28 7 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, यदि इसको 7 से गुणा किया तो ये भी 7 से गुणा होगा, और ये भी किससे गुणा होगा? 7 से। यदि आपने इसको अपनी सुविधा के लिए गुणा किया तो सब नंबर आपके गुणा होंगे। तो अब आपका कुल लाभ तो कितना हो जाएगा? 35। सैलरी 1 की कितनी होगी? 7, और शेष लाभ कितना बचा? 28। अब देखो 28 रुपये आपके लाभ आ गए। 28 को 5:2 में बांटना है, तो आप आसानी से देखो इसको बांट सकते हो। क्वेश्चन कोई लंबा नहीं है, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप धैर्य बना के समझते रहो। एक क्वेश्चन समझ गए तो अगला क्वेश्चन आप सेकंडों में कर लोगे। अब देखो आपके सामने शेष लाभ कितना आ गया? 28। अब 28 को किस अनुपात में बांटना? आपको 5:2 में। दोबारा से ये बात बता देता हूं कि 5:2 में 28 को क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि शेष लाभ को, शेष लाभ मतलब एक ही सैलरी निकाल दे उसके बाद में जो लाभ बचा वो, तो कुल लाभ 35 था, 35 में से एक की सैलरी 7 रुपए थी वो निकाल दी तो बच्ची कितने? 28 रुपए।
तो 28 रुपए को शेष लाभ को किस अनुपात में बांटना है? पूंजी के अनुपात में। तो इन दोनों की पूंजी क्या थी? 50,000 20,000 और इनका अनुपात क्या आया था? 5:2। तो शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो 28 को किस अनुपात में बांटना? 5:2 में। तो मेरे को बताओ यहां पर अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान कितना? 28। 1 यूनिट का मान निकालो, कितना आ जाएगा? 4। 7 का मान 28, 1 का मान कितना आ गया? 4। तो इस 5 का मान कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार इस 2 का मान कितना हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि एक को तो कितने रुपए मिले हैं? 20 और बी को कितने मिले हैं? 8। एक को कितने रुपए मिले? 20 रुपए और बी को कितने मिले? 8 रुपए। और ये किस में से मिले? शेष लाभ में से। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इस प्रकार एक को 20 से 38,000 रुपए ज्यादा मिले। अब 38,000 रुपए ज्यादा कैसे मिले? 2 कारण से मिले। पहला कारण तो यह है कि जो शेष लाभ है इसमें से भी एक को हिस्सा मिला है और दूसरा एक को क्या मिली है? सैलरी भी मिली है। तो सैलरी और लाभ दोनों को मिलाकर उसको 38,000 रुपए ज्यादा मिले। तो यहां पर देखो उसको लाभ का तो पता चल गया कि कितना मिला है? 20 रुपए मिले। और सैलरी का भी आपको पता है कि एक को कितने रुपए मिले थे? 7 रुपए। तो यहां पर देखोगे तो एक को लाभ तो 20 रुपए मिले और ये 7 रुपए किसके मिल गए? सैलरी के। तो टोटल कितने रुपए मिले? 27। जबकि बी को कितने मिले हैं? 8। तो यहां पर देखो एक को 20 से कितने रुपए ज्यादा मिले? 19। यहां पर देखो कितने ज्यादा मिले? 19 यूनिट। तो 19 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 38,000 रुपए। 19 का मान 38,000 रुपए आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो भैया कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 2,000। और क्वेश्चन में पूछा कि कुल लाभ बताओ। तो कुल लाभ यहां पर आप निकालोगे तो कुल लाभ की यूनिट आपकी है कितनी? 35। तो 35 गुणा में 2,000 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 70,000 रुपए। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझिए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं आपको, एक नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूं। ध्यान से इसको समझिए, जितना भी समझ में आया है उतना समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको धीरे धीरे सब बातें समझ आएगी। पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए। उतार लिया होगा। तो देखो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, ध्यान से आप समझना। अब ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया, दूसरे को मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। बातें सभी समझाएंगे लेकिन आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो किस प्रकार से करें वो दूसरे क्वेश्चन से अपन समझते हैं। देखो आज का चौथा क्वेश्चन, ए बी व सी ने क्रमशः 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगाकर 15 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया तथा एक काम भी करता है, एक काम भी करता है, इसलिए वह कुल लाभ का 12/1/2% सैलरी के रूप में लेता है।
तथा शेष लाभ को वह अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। वह अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। शेष लाभ को वह अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अनुपात में बांटते हैं। तो कुल लाभ ज्ञात करो। कुल लाभ ज्ञात करो। देखो दोस्तों, अब ध्यान से समझना, यहां पर एबीसी है, उनकी पूंजी का अनुपात निकाल लीजिए पहले तो कि पूंजी का अनुपात क्या आएगा। तो यहां पर देख रहे हो ए की पूंजी कितनी है 8 लाख, बी की पूंजी कितनी है 12 लाख और सी की पूंजी कितनी है 15 लाख। तो यहां पर आप देखोगे तो ये सब 0 से 0 तो कट जाएंगे, बचेगा कितना आपका 8:12:15। तो शेष लाभ को वो 8, 12 और 15 के अनुपात में बांटेंगे। तो आप यहां पर देखिए कि शेष लाभ होगा कितना। तो यदि कुल लाभ की बात करें, एक की सैलरी की बात करें और शेष लाभ की बात करें, तो ये तीनों बातें किससे आएंगी 12.5% से। और क्वेश्चन में बोला कि 12 से 1/2% है, इसका मान कितना होता है 1/8। तो आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि बट्टा वाला मान तो किसका होगा कुल लाभ का। तो यदि 8 रुपए कुल लाभ है तो एक को सैलरी के रूप में कितना मिलेगा 1, तो शेष लाभ कितना बचा 7। इतनी बात को पहले आप समझिए कि इनकी पूंजी का अनुपात तो अपन ने निकाल लिया, और कुल लाभ की बात करें तो वो परसेंटेज आपको दे रखा है, इसकी सहायता से आप देखोगे तो कुल लाभ कितना 8, एक को सैलरी के रूप में 1 मिला, तो शेष लाभ कितना 7। तो देखो शेष लाभ को ये इस अनुपात में बांटना है, तो शेष लाभ 7 है, 7 को इस अनुपात में बांटना है तो पॉइंटों में जाएगा, क्योंकि यहां पर अनुपातों का कुल करोगे तो 15 और 12 27 और 8 कितना 35। तो 35 अनुपातों का योग है, तो आपको पता है कि 35 का मान 7 है। आपको यह चीज पता है कि अनुपातों का योग करते हो तो 35 आया, ये मान पहले लिखा जाता है, और 35 का मान कितना आपका 7। तो 1 का मान निकालोगे तो 7/35 आएगा, तो 1/5 आएगा, तो पॉइंटों में चला गया। तो आपको करना क्या है, इस शेष लाभ को इस अनुपातों का योग कर लिया करो। अनुपातों का योग किया तो कितना आया 35। तो इस शेष लाभ को क्या करो, इस 35 का मल्टीपल बनाओ या 35 बनाओ। जो भी शेष लाभ दे रखा है वो यहां वाला मान बनाने की कोशिश करो, या ऐसा मान बनाओ कि वो 35 से कट जाए। तो आपको पता है कि यदि 7 को अपन 35 को काटना है तो 7 को अपन किससे गुणा कर दे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 35। इसको 5 से गुणा किया तो ये भी किससे गुणा 5 से, ये भी किससे गुणा 5 से। तो 8 5 कितना 40, ये कितना 5 और ये कितना 35। तो आपका शेष लाभ कितना आ गया 35। तो यहां पर देखोगे तो अनुपातों का योग कितना 35 यूनिट, और शेष लाभ को इस अनुपात में बांटना तो 35 यूनिट का मान कितना आपका 35। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज लिखाना भूल गए। शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं तथा एक को व्यवसाय से 5200 रुपये मिलते हैं। एक को व्यवसाय से 5200 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करो। तो कुल लाभ ज्ञात करो। आपको ये तो लिखा है नहीं कि किसको क्या मिल रहा है। एक को व्यवसाय से कितने रुपए मिले 5200। तो देखो मैं ये समझा रहा हूं कि इनकी पूंजी का अनुपात 8 12 15 आ गया। कुल लाभ की बात करें तो फ्रैक्शन से 1/8 है, तो कुल लाभ कितना 8 में से एक की सैलरी है, तो शेष कितना बचा 7। अब इस 7 रुपये को इस तीनों में बांटना था, तो 7 को बांटते तो मान पॉइंटों में जाता। तो आप करो क्या, इस अनुपातों का योग कर लो, वो कितना आया 35। तो 7 को 35 बनाना है, तो 7 को 35 बनाना तो किससे गुणा कर दो 5 से। ये 5 से गुणा हुआ तो ये दोनों भी 5 से गुणा होंगे। तो यहां पर देखोगे तो तीनों गुणा होके ये एक कुल लाभ कितना आ जाएगा 40, एक की सैलरी कितनी 5 और शेष लाभ कितना 35। तो 35 यूनिट थी, 35 का मान 35 है, तो 1 का मान 1। तो यहां से अपन को मतलब है केवल ए से, क्योंकि एक को ही आपको दिया कि एक को व्यवसाय से कितने रुपए मिले 5200। तो शेष लाभ में से 1 यूनिट का मान यदि 1 है तो 8 का मान कितना आएगा 8। तो शेष लाभ में से तो एक को कितने रुपए मिलेंगे 8 रुपए, जबकि सैलरी के रूप में कितने रुपए मिले 5। तो 8 + 5 टोटल मिलाकर इसको कितने रुपए मिले 13 यूनिट। और इस 13 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5200।
तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 13 4 52 कितना आ जाएगा 400। 1 यूनिट का मान 400, तो कुल लाभ पूछा है और कुल लाभ की यूनिट कितनी है 40। तो कुल लाभ आप निकालोगे तो 40 गुणा में 400 और 4 4 16, कुल लाभ कितना आ जाएगा आपका 16,000 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16,000 रुपये आ जाएगा कुल लाभ का। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अच्छे से समझिए और कोशिश कीजिए वीडियो को एक बार में समझ नहीं आता तो दूसरी बार देखिए, 2 बार में समझ नहीं आता 3 बार देखिए, फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके हमें बताइए, हम दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो अपन अगले वीडियो में कल शाम को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।